गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे विद्यासागर नौटियाल जी की लिखी हुई कहानी माटी वाली। ये कृतिका से है। तो इसमें हमने देखा कि माटी वाली जो कंटर में लाल मिट्टी लेकर घर घर पहुंचाती है टेल के एक गांव में, वहाँ एक घर में जाती है तो उसको चाय और 2 रोटियां मिलती है, जिसमें से एक रोटी वो खा लेती है चाय के साथ और एक रोटी चुपचाप कपड़े में बांध लेती है और बातचीत करती है। फिर वहाँ से अगले घर में चली जाती है जहाँ से वो बच्ची उसको बुलाने आई है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने कपड़े के दूसरे छोर से बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। घर में जो उसका पति, जो कि बूढ़ा है और लाचार है, वो घर में ही रहता है, तो उसके लिए उसने ये रोटियां बांध ली। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा, अशक्त यानी शक्तिहीन बुढ़ा है, जो चलने फिरने से भी लाचार है, तो अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। कातर यानी लाचार नजरों से देखने लगता है उसकी ओर कि शायद कुछ खाने के लिए लाई है। एक उसके अंदर एक अफसोस भी होता होगा कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी पत्नी इतना भारी काम करती है और मेरे लिए भी खाना लाती है। तो इसलिए कहा कि कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। कितनी लाचारी है, कितनी गरीबी है, जिसका वर्णन यहाँ किया गया है कि ये पति पत्नी हैं, दोनों बूढ़े हैं। तो जो महिला है वो थोड़ा चलने फिरने लायक है, वो कुछ काम कर सकती है, तो वो कंटर में अपने सर पर मिट्टी ढोती है और घरों में पहुंचाती है, जिससे कुछ खाने को मिल जाता है या कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो वह अपने पति को भी खिलाती है। उसकी व्यवस्था देखिए कि वह घर में ही रहता है और लाचारी से अपनी पत्नी की ओर देखता है। लाचारी से इसलिए देखता है कि उसके अंदर एक अफसोस होता होगा, एक पश्चाताप होता होगा कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि कहीं जाकर कुछ काम कर सकूँ और अपनी पत्नी का पालन पोषण कर सकूँ। तो आप उसकी स्थिति को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि कितनी गंभीर स्थिति है ये। तो वो कहती है कि चेहरा खिल उठेगा, मतलब वो रोटी उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है, सूखी रोटी भी, कि उसका चेहरा खिल उठेगा उसको देखकर। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी, जैसे कि इसको मालकिन ने बोला, उस घर की मालकिन ने, कि साग तो कुछ अभी है नहीं, मतलब सब्जी तो कुछ है नहीं अभी। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। अब ये उसकी बात, मालकिन की बातों को याद कर रही है। कितनी सच्चाई थी उसमें कि भूख मीठी की भोजन मीठा। मीठी तो भूख होती है, स्वाद तो भूख देता है। जब आप बहुत भूखे होते हैं तो कैसी भी चीज़ आपको स्वादिष्ट लगती है, लेकिन जब आपका पेट भरा होता है तब आप उसमें स्वाद ढूंढते हैं। आपको ढूंढना पड़ता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन एक भूखे आदमी के लिए स्वाद उसकी सिर्फ भूख ही देती है। उसको कैसा भी भोजन मिले उसको स्वादिष्ट ही लगेगा। इसलिए कहा गया कि 2 रोटियों को देखकर ही बुढ़े का चेहरा खिल उठेगा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। पूरा दिन माटा खान में मट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। उसके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, अपनी कोई संपत्ति नहीं है। उसकी जो झोपड़ी है वह भी एक ठाकुर के जमीन पर खड़ी है और उसके बदले में उसको उस ठाकुर के यहाँ कई तरह के काम करने पड़ते हैं। मिट्टी तो पहुँचाना ही पड़ता है,
साथ में बेगार, बेगार कहते हैं जिसके बदले कोई पैसा नहीं मिले, वैसे काम को बेगार कहते हैं। तो वो झोपड़ी उसके ज़मीन में है, इसके बदले वो जाकर उसके घर का कोई कुछ काम कर देती है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। उसका जो पति है वो एक गठरी की तरह पड़ा रहता है, वो बहुत कमज़ोर है और अशक्त है, तो एक गठरी की तरह पड़े बूढ़े को सूखी रोटियां आज वह नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। जो आमदनी मट्टी बेचकर उसको हुई, उससे उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। जब शरीर ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो ये यहाँ विचार कर रहे कि आज वो, अब सोचिए रोटी कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में। सूखी रोटियाँ, जो बासी रोटियाँ भी होंगी शायद, तो वो कितना महत्वपूर्ण है उसके जीवन में। अब उससे ही अपने पति को वो सरप्राइज दे रही है, देने का प्लान कर रही है, सोच रही है, योजना बना रही है कि उसको कैसे चकित करेगी। तो इसके लिए उसने क्या किया, जो आमदनी हुई थी उससे 1 पाव यानी 250 ग्राम प्याज खरीद लिया। उसको कूट के, काटने वाटने का ज़्यादा बर्तन तो उसके घर में होगा नहीं, औजार वगैरह, तो उसको कूट के थोड़े से तेल में डाल के तल देगी, प्याज का भुजिया बन जाएगा। और रोटी पहले दिखाएगी नहीं, जब सब्जी बन जाएगी तो उसके सामने 2 रोटियां परोस देगी। वो 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, हद से हद एक खाता है या हद से हद 1.5 रोटी वो खा पाता है। उसका शरीर और उसकी पाचन शक्ति जितनी कमज़ोर हो चुकी है, अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। अब सोचिए, वो सुबह निकलती है तो सुबह से शाम तक वो, उसका पति भूखा रहता है। जब ये फिर शाम को घर पहुंचती है तब उसको कुछ खाने को मिलता है। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच गई। यही सब सोचती वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नजरें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। अब इतना कुछ सोचती भी वो अपने घर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंची तो बूढ़े को उसकी रोटियों की ज़रूरत नहीं रह गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी थी। कैसे पता चला? तो जैसे वह आती थी और दिन, तो वह अपनी नज़रें उसकी ओर घुमा के देखता था, कातर दृष्टि से ही सही देखता था। एक उत्सुकता होती थी मन में कि कुछ शायद लाई हो खाने के लिए, लेकिन उसने नहीं देखा। उसमें कोई हलचल नहीं उसके शरीर में हुई। तो उसको शक हुआ, शंका हुई, तो जाकर छूकर देखा तो वो अपनी माटी छोड़कर जा चुका था। शरीर को माटी कहा जाता है कि मिट्टी से बना हुआ शरीर है। तो वह अपनी माटी छोड़कर, अपनी धरती छोड़कर, अपने शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा जा चुकी थी। अब सोचिए कितना हृदय विदारक दृश्य होगा ये, कि वो सारा दिन मेहनत करती है, हमेशा उसके बारे में सोचती। एक बूढ़ा पति, एक बूढ़ी औरत एक साथ रहते हैं, जिसमें पत्नी ही सारा काम करके आती है, और अपने पति को थोड़ी सी खुशी देने के लिए उसने इतने विचार किए, इतनी तरह की योजनाएं बनाई। घर आई तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा जीवन होता है। हम लोगों का जीवन बहुत अच्छा है। अगर आप सोचते हैं कि आपका जीवन बहुत खराब है, आपको ये नहीं मिल पाता है, आपको वो नहीं मिल पाता है, तो ऐसे जीवन को देखिए। ये हर गांव, हर शहर में मिल जाएंगे आपको ऐसे लोग, इतने गरीब लोग। जरूरत है बस उनको देखने की। अब आगे दृश्य बदलता है कि टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। जो टिहरी बांध बन रहा था तो बन चुका है, तो वो जो पुनर्वास, जो दूसरे जगह पर बसाते थे लोगों को, जो अधिकारी थे, उन्होंने पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। बुढ़िया को कहते हैं अधिकारी कि तहसील से जाकर, ब्लॉक से या जिला से, जहाँ जो भी ऑफिस हो, वहाँ से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना कि तुम्हारा वहाँ घर है, तो उस हिसाब से तुमको फिर दूसरे जगह बसा दिया जाएगा।
मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। अब वो वही कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तो यहाँ के सभी घरों में माटी देते गुजर गई, मेरा तो अपना कोई घर है ही नहीं। माटी कहाँ से लाती हूँ? माटा खान से लाती हूँ माटी। तो अधिकारी पूछते हैं, वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। जहाँ से तुम मट्टी लाती हो, अगर वही तेरे नाम चढ़ा हो, उसका कोई कागज हो तो वही लिख देते हैं, उसी के बदले तुमको कहीं बसा देंगे। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। बुढ़िया बोलती है, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको इतने कागज पत्तर का कुछ पता नहीं था, तो वो बोलती है माटा खान तो मेरी रोजी है, यानी मेरा रोजगार है, मैं उसी के सहारे तो जी रही। तो अधिकारी कहते हैं, बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। तुम्हारे रोजगार का कागज़ नहीं चाहिए, हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? अब वो पूछती है, उसको रहने की चिंता नहीं, उसको भोजन की चिंता है। पहले भोजन तब रहना ना। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी, अधिकारी कहते हैं। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। शहर में पानी भरने लगा है। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए। जितने शमशान घाट थे वहाँ वो डूब गए, जहाँ लोगों को जलाया दफनाया जाता था। वो जो उस क्षेत्र में सबसे पहले वो किनारे होते हैं, तो सबसे पहले वही डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं गुजरना चाहिए। रहने के लिए तो घर नहीं है, रोजी नहीं, लेकिन मरने के बाद भी तो एक जगह मिले, वो नहीं गुजरना चाहिए। ये वो हर आने जाने वाले से कह रही है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे कहानी को और इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, तो आपको लगेगा कि ज़िंदगी कितनी कठिन है और हम कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं उसकी तुलना में। हम लोगों को तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा है। खाना मिल रहा है, रहने का जगह मिल रहा है, स्कूल मिल रहा है। फिर भी हम अगर दुखी होते हैं तो हम लोगों को ऐसी ज़िंदगियों को देखना चाहिए कि इनकी क्या गलती है कि इनकी ज़िंदगी ऐसी है। ये भी तो मनुष्य ही हैं। तो इस पर जरूर विचार करना चाहिए। इससे कई बातें निकल कर आती है। एक तो पुनर्वास की समस्या आती है इसमें, कि जो नए निर्माण होते हैं तो उसमें सरकार पुनर्वास की व्यवस्था कर देती है। विस्थापन कहते हैं उसको, कि अगर यहाँ डैम बन रहा है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में डैम बनता है। डैम क्या होता है, कोई नदी बहती है तो उसके पानी को घेर दिया जाता है, एक बांध बना दिया जाता है उसके चारों तरफ से, जिसमें उसके आने का रास्ता तो होता है, जाने का रास्ता जो होता है उसको पहले बंद किया जाता है, फिर उसमें गेट लगा दिए जाते हैं, जिसको ज़रूरत के हिसाब से खोला जाता है ताकि पानी कंट्रोल में बाहर जाए। जितना ज़रूरत है उतना पानी उस डैम में जमा रहे और बाकी पानी को छोड़ा जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे पनबिजली बनाई जाती है। पानी को कंट्रोल वे में एक पंखे पर गिराया जाता है, जिससे वो घूमता है और उससे बिजली बनती है। दूसरा होता है सिंचाई के लिए नहरों में छोड़ा जाता है उस पानी को नियंत्रित करके। ये सब फायदे हैं। इससे बहुत बड़ी आबादी को लाभ होता है, पूरे देश को लाभ होता है। लेकिन जो वहाँ रह रहे होते हैं पहले से, उनके घर तो डूब जाते हैं, तो उनको कहीं और बसा देती है सरकार। लेकिन उस बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नाम कोई ज़मीन नहीं होती, जिनके पास कोई कागज़ नहीं होता उनके घर का, उनके ज़मीन का, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही होती है, उस स्मशान का, जहाँ उनको मरने के बाद जलाया या दफनाया जाता है। तो वैसे लोगों के बारे में चूँकि उनके पास कोई कागज़ नहीं होता, सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो उनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। उनको फिर नया ठिकाना ढूंढना पड़ता है, फिर लोगों पर आश्रित होना पड़ता है। तो ये सब विडंबनाएं हैं, ट्रेजेडी हैं, जो विकास के साथ साथ चलती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विकास को बदला जाए, लेकिन ऐसे लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम जो ठीक ठाक लोग हैं, जो जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं सोचना है, जिनको खाना मिल रहा है, रहना मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई सब हो रही है, बहुत ऐशो आराम नहीं है, लेकिन
एक ज़िंदगी ढर्रे पर चल रही है, वैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इनके बारे में ज़रूर सोचें, जहाँ तक हो सके इनकी मदद करें, इनके उत्थान में अपनी भूमिका निभाएं। कुछ तो आप सीधे कर सकते हैं मदद, कुछ चीज़ें और है जो हम, जैसे हम खाना बर्बाद करते हैं, हम कुछ खाते हैं कुछ फेंक देते हैं, इन चीज़ों से बचना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, तो हमें खाना नहीं बर्बाद करना चाहिए। हमेशा उस समय सोचना चाहिए कि कोई इतने ही खाने के लिए मर रहा है, यह जरूर सोचना चाहिए खाना खाते समय। पानी नहीं बर्बाद करना चाहिए, पानी के बिना भी बहुत लोग परेशान हैं। तो ये चीज़ें हमें अपनी जिम्मेवारी के रूप में लेना चाहिए और इनके बारे में विचार जरूर करना चाहिए। तो ऐसी कहानियाँ पढ़ के आपको जीवन की एक अलग रंगत दिखाई देती है, एक जीवन का अलग रूप दिखाई देता है। इस पर विचार करना चाहिए कि हम क्या क्या इसमें कर सकते हैं और कैसे हम इसको ठीक करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने गांव के गरीबों को अपना सब कुछ दे दीजिए, नहीं, लेकिन आप जो बर्बाद करते हैं, आप जो फेंकते हैं, उन चीज़ों से बचिए, वो कहीं ना कहीं किसी को लाभ देगा। आप जो बर्बादी करते हैं, जैसे आप दिवाली में बहुत सारा फटाका छोड़ के पैसा बर्बाद करते हैं, तो उस समय देखिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब है जिसके यहाँ खाना भी मुश्किल से होता है, तो आप इधर कुछ कमी करिए और उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटिए। एक दिन के लिए ही सही, उनका भी कुछ अच्छा करिए, इसमें आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। हर त्यौहार में अपने अड़ोस पड़ोस का ध्यान जरूर रखिए कि आसपास जो कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी कैसे हम मदद कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी कटौती करके, ताकि हम भी खुश हों और वो भी खुश हों। आपके आसपास सभी दुखी हैं और आप बहुत खुश हैं, तो वो खुशी अधूरी है। पूरी खुशी तब होगी जब आपके आसपास भी सब खुश रहें। तो खैर, ये चीज़ें विचार करने की है, सोचने की है। तो इस तरह से हमने ये पाठ पढ़ लिया है। आप इसको एक दो बार और पढ़िएगा तो आपको और अच्छे से बातें समझ में आएंगी। अगले दिन हम लोग इसका जो प्रश्न अभ्यास है उसकी बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर शब्दार्थ जो बचा हुआ है उस पर एक दिन काम करेंगे, एक क्लास उसमें हो जाएगा। फिर हम लोग दोहराना शुरू करेंगे जहाँ से ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे।